Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the water and its properties. Let's start. We are discussing now the importance of water. तो importance of water स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कलाम पाक से एक आयत का मफ़हूम आपके सामने रखने लगा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन आवर होली बुक इन द नोबल बुक दैट अल्लाह हैज़ मेड एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम वाटर. तो मीन्स कि अल्लाह ताला ने जितने भी जानदार हैं वो पानी से पैदा किए. सो इट इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ. इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है. मीडियम ऑफ लाइफ. क्लियर. और आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो मोर देन 2/3 दैट इज़ बेस्ड ऑन वाटर. ठीक है, मोर देन 2/3 अबाउट 70% इज वाटर, जिसको हम आपने पढ़ा हुआ है, और 30% लैंड है. सो इट इज़ मोर देन 2/3. नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड, मोस्ट एबंडेंट, ये इंपॉर्टेंट MCQ है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा कंपाउंड है? दैट इज वाटर. क्लियर. ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा, लेकिन इसकी जो एक रेंज है दैट इज रिटन इन आवर बुक दैट इज 65% टू मैक्स 89%. क्लियर. तो आपने ये जहन में रखना है. ठीक है. इट इज ऑल्सो एन MCQ. इफ यू टॉक अबाउट इन द ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी मिसाल मिलेंगी पानी की कंपोजिशन की, वाटर की कंपोजिशन की. लेट्स वी टॉक अबाउट द बोन सेल्स. हमारी हड्डियां, आपको पता है सॉलिड चीज़ है, मजबूत चीज़ है. तो डियर स्टूडेंट्स, वो मजबूत इसीलिए है क्योंकि पानी फिर भी है. ऐसा नहीं है कि उसमें पानी नहीं है, उनके बोन सेल्स के अंदर वाटर नहीं है. लाइक इफ यू टॉक बोन सेल्स लाइक द ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट. क्लियर. सो और ओस्टियोसाइट्स, सो दे हैव द वाटर इन दैम बट अप टू अ वेरी लिटिल कंपोजिशन, मतलब ओनली 20% इन द बोन सेल्स. इसी वजह से वो हार्ड है, रिजिड है. उनके अंदर पानी की कंपोजिशन अल्लाह ताला ने कम रखी क्योंकि वही ये स्ट्रक्चर हमें, हार्ड स्ट्रक्चर ही हमें सपोर्ट कर रहा है. इट इज मेकिंग आवर स्केलेटल सिस्टम. इन द ब्रेन सेल्स, आपने कभी मगज खाया? मगज मतलब वो नहीं जो आप टीचर्स का खाते हैं या वालिदैन का खाते हैं, या वो खाने वाली बात मतलब वो नहीं, लिटरली खाया हो, लिटरली कभी ईद के ऊपर या किसी ओकेजन के ऊपर. सो मगज इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट. अगर आपने कभी देखा नहीं, खाया नहीं, तो देखिएगा जरूर. इट इज़ वेरी सॉफ्ट, द वेरी वेरी डेलिकेट टिश्यू, और इस वैसे जैसे नरम सा जेली टाइप, जेली बेली. ठीक है. तो इसमें इसकी रीज़न क्या है? इट कंसिस्ट अबाउट 85% वाटर. तो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर 85% इज वाटर. इफ यू टॉक अबाउट द ब्लड प्लाज्मा, चैप्टर नंबर 14 आपने पढ़ा. आगे चलकर इसमें हम ब्लड की कंपोजिशन में भी इसको डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ब्लड है दैट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स. प्लाज्मा दैट इज 55% एंड द ब्लड सेल्स दैट इज द 45%. अब जो प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा है 55%, उस 55% का 90% दैट इज वाटर. मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट. हम कहते हैं ना कि हमारा जो ब्लड है इट इज़ अ लिक्विड, इट इज़ अ फ्लूइड. तो ब्लड की जो फ्लूइडिटी है दैट इज ड्यू टू द वाटर. क्लियर. इसी तरह से हम बात करें साइटोसोल, चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ा था. ऑर्गेनल्स में साइटोप्लाज्म, द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज जहां पर मेजर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसको हमने साइटोसोल कहा था, द सॉल्युबल पोर्शन. और सॉल्युबल पोर्शन में भी 90% क्या है? वाटर. क्लियर. ये वो रीडिंग्स हैं जो कि कुछ बुक्स के अंदर हमारी गिवन है, तो आप मैंने उनको गैदर किया हुआ है. सीड्स भी हार्ड स्ट्रक्चर है जैसे बोन्स है, तो सीड्स के अंदर भी 20% वाटर होता है. जेलीफिश, नाम सुना होगा, देखी होगी, लाइव नहीं देखी तो टीवी पर जरूर देखी होगी. तो ऐसे करके हमने उसमें जेट प्रोपोर्शनल मूवमेंट भी पढ़ी थी. ठीक है. तो जेट प्रोपोर्शनल मूवमेंट के एतबार से देखेंगे तो ये एक ट्रांसपेरेंट सी बॉडी है, इट इज ट्रांसपेरेंट बॉडी. क्लियर. चैप्टर नंबर 10 में भी आपको पढ़ाया गया था जेलीफिश. सो डियर स्टूडेंट्स, जेलीफिश ट्रांसपेरेंट क्यों दिखती है और इतनी सॉफ्ट क्यों है? बिकॉज इट हैज एक्सेप्शनली अबाउट 99% इट्स इनके जो सेल्स होते हैं उसमें वाटर मौजूद है, अबाउट 99%. क्लियर. सो दैट इज व्हाई इट इज मोस्टली ट्रांसपेरेंट. सो ये एक्सेप्शनल केस है, जेलीफिश एज एन एनिमल, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग अबाउट 99% ऑफ द वाटर इन देयर सेल्स. इफ यू टॉक अबाउट, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स, तो उनकी हाइड्रोलिसिस के लिए, उनका ब्रेकडाउन के लिए भी क्या चाहिए? वाटर. क्लियर. सो इन देयर हाइड्रोलिसिस नीड देम वाटर. इसी तरह से इट इज द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए 2 मेजर रॉ मटेरियल्स हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर. लाइट और फोटोसिंथेसिस तो है ही, लेकिन हम यहाँ पर रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं जो कि इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती. इसी तरह से ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. क्लियर. ऑलमोस्ट ऑल, इस पे आपने फोकस रखना है. अब आइए जरा इसकी एक प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज आयोनाइजेशन. तो आयोनाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर भी, किसी भी न्यूट्रल एटम को या किसी भी मॉलिक्यूल को आयंस में कन्वर्ट कर देना. तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से वाटर भी आयोनाइज होता है. जिसे द डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस आमतौर पर रूम टेम्परेचर को समझा जाता है या रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस. सो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर है वो आयनिक फॉर्म में मौजूद है इन हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन. लेकिन यहाँ पर बहुत अहम चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ. एट 25 डिग्री सेल्सियस जो वाटर के आयनिक फॉर्म है, आयंस की फॉर्म में होगा, उसकी कंसंट्रेशन
इक्विलिब्रियम पे बिल्कुल बराबर है, दैट इज 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, लीटर 1000 ml और 10⁻⁻7 मोल्स। तो डियर स्टूडेंट, इट मींस कि वेरी स्मॉल amount of water is in ionized form. क्लियर? बहुत थोड़ी होती है लेकिन बहुत, इन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एक ग्लास के अंदर जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें चंद एक होंगे जो कि इस आयनिक फॉर्म में होंगे। अब सोचे जरा, अगर हम जो पानी पीते हैं वो सारा आयनिक फॉर्म में हो तो वो तो जाते साथ ही हमारे, क्योंकि ये तो आयनिक फॉर्म है, ये तो यानी कि एक रेडिकल के तौर पर बिहेव करेगा और अंदर जाकर जितने भी और वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, उनके साथ जाकर रिएक्ट कर जाएगा। सो तो इसमें तो बहुत नुकसान है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बहुत कम अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर उसको आयोनाइज्ड फॉर्म में नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर रखा। अब इसका फायदा क्या है? थोड़ी अमाउंट में क्या फायदा है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड चेंज ऑफ द पीएच। ठीक है, पीएच आपको पता है एसिडिक और बेसिक, हमें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पीएच चाहिए होती है। एंजाइम की वर्किंग के लिए मुख्तलिफ एंजाइम एसिडिक पीएच में काम करते हैं, और कुछ एंजाइम जो होते हैं वो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं, कुछ जो, ठीक है। सो इनकी पीएच को मेंटेन करने के लिए भी और उसके जो है वो चेंज करने के लिए भी ये आयंस की जरूरत पड़ती है। तो वाटर आयोनाइज होता है एंड इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आइए एक और बहुत अहम प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं वाटर की, दैट इज इट्स पोलैरिटी। तो यू नो डियर स्टूडेंट्स दैट वाटर इज अ हाईली पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर का मतलब इट हैज गॉट अ पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो यहां पर एक चीज आपको बताता चलो कि जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, अब हाइड्रोजन H2O, look at this is hydrogen bonded with oxygen bonded with hydrogen. This is the water molecule. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो एक इस हाइड्रोजन से लिया, एक इस हाइड्रोजन से लिया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेंगे इसके साथ। बात समझा रही? तो इनका डुप्लेट भी पूरा हो गया और इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। लेकिन ये जो बॉन्ड बना है ये शेयर करने से बना है, और आपको पता है जो शेयर करने से, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, याद रखिएगा, इसको MCQs के लिए मार्क करें। जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स दे आर नॉन पोलर। लेकिन वाटर के अंदर जो पोलर ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ये नॉन पोलर नहीं है, ये पोलर है। इसकी रीजन, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अबाउट 3.5, आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई है, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। सो देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसकी वजह से क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। जब शेयर्ड पेयर जब इसकी तरफ आएगा, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्लाइड और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए तो इसके ऊपर पीछे क्या इफेक्ट बचेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरह से इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो स्लाइड पॉजिटिव चार्जेस और स्लाइड नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर वाटर के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है? पोलर। तो इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, याद रखिएगा। और इसमें बन गए 2 पोल्स। ठीक है, 2 पोल्स। 2 पोल्स कौन से? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को देखें तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 पॉजिटिव पोल्स आ गए और 1 नेगेटिव पोल, एक नेगेटिव पोल है इसका। ये भी MCQ याद रखिएगा। क्लियर? तो यही बात मैंने यहां पर मेंशन की है। ये स्लाइड नेगेटिव 1 पोल और स्लाइड पॉजिटिव 2 पोल्स इसके ऊपर मौजूद हैं। चूंकि अब ये पोलर हो गया, सो इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। क्लियर? बीइंग इटसेल्फ पोलर, क्योंकि खुद से पोलर है। अब हम अगर जनरली कैटेगराइज करें पोलैरिटी के एतबार से, अगर हम पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम देखें तो हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। यानी कि पोलैरिटी की बात करें तो पोलर है और नॉन पोलर। अब जो नॉन पोलर है, मतलब इनमें किसी भी तरह का कोई पोल नहीं बनता, तो भाई इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा बल्कि फायदा ही हो रहा है। सारी चीजें तो पोलर नहीं होनी चाहिए ना, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते। इसका फायदा, दे हेल्प टू मेंटेन द मेम्ब्रेन्स। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? दे आर नॉन पोलर। ठीक है, तो जो नॉन पोलर पोर्शन की वजह से, जो उनका नॉन पोलर पोर्शन है, जो स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर रह जाता है वो मौजूद रहता है। ठीक है, जैसे फैट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, सो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। सो दे हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स। इसी तरह से अब आ जाइए पोलर पे। अब पोलर को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, एक आयोनिक और दूसरे नॉन आयनिक। आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड से बने, जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड हो। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द बॉन्ड फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। तो जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जहां से वो लॉस होता है उसका, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो जो आयनिक्स मॉलिक्यूल्स हैं चूंकि ये पोलर होते हैं, सो दे डिसोसिएट इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। पानी के अंदर क्या होता है? डिसोसिएट, अलग-अलग हो जाते हैं। डिसोसिएट मींस दिस दे गेट सेपरेटेड। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर
नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिवली पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम की तरफ जो है वो मतवज्जे होगा, मतलब कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जबकि नॉन आयनिक सब्सटेंसेस, अब नॉन आयनिक का मतलब आयनिक के अलावा कोई भी, मतलब कोवलेंट हो सकता है, वो कोई और हो सकता है, लेकिन वो पोलर हो कोवलेंट लेकिन पोलर, जैसे कि अभी हमने इसकी मिसाल दी। तो द नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज्ड ग्रुप, उनके अंदर जो चार्ज्ड ग्रुप होंगे जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर के अंदर, डिस्पर्स। अब सॉल्युबिलिटी के लिए डिस्पर्स एक क्राइटेरिया होता है, आपने पढ़ा होगा, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये एक फॉर्मूला है कि अगर किसी चीज को किसी चीज के अंदर हल होना है तो कोई एक चीज लाइक होनी चाहिए उन दोनों के दरमियान, दोनों के दरमियान एक जैसी होनी चाहिए। अब जो नॉन आयनिक है जैसे कि कोवलेंट है, लाइक लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट द अल्कोहल C2H5OH, क्लियर। अब इसकी नेचर देखें C2H5OH की, क्योंकि यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक, लेकिन वाटर क्या है, इट्स एन इनऑर्गेनिक। तो इन दोनों में ऑर्गेनिक आमतौर पर इनऑर्गेनिक के अंदर हल नहीं होते, लेकिन द अल्कोहल इट गेट्स डिसॉल्व्ड। किस तरह से? क्योंकि इसके अल्कोहलिक ग्रुप जो है OH, क्लियर, दैट इज चार्ज्ड ग्रुप, तो इसकी वजह से वो डिस्पर्स हो जाता है, दैट गेट्स द हैविंग मॉलिक्यूल्स दे डिस्पर्स। ये डिस्पर्स का वर्ड याद रखना है। नॉन आयनिक होगा उसके ऊपर चार्ज ग्रुप होगा, वो डिस्पर्स होगा। जो आयनिक होगा वो डिसोसिएट होगा। इन वर्डिंग को अपने जहन में जरूर रखना है, क्लियर। नाउ द हीट कैपेसिटी, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस, सो दैट इज नोन एज द हीट कैपेसिटी, दैट इज 1। ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और जब 15 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो, 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो और 1 ग्राम वाटर हो, तो उसमें 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस राइज होते हुए 1 कैलोरी एब्जॉर्ब करता है। 1 कैलोरी इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज 4.18 जूल्स। सो इसका मतलब यह हुआ कि इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ हीट टू ब्रेक द बॉन्ड, सो मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस वजह से वाटर जो है वो बॉयल करता है अबव 100, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर, और या उसके ऊपर जाकर वो बॉयल करता है और अपनी फेज को चेंज कर लेता है। दस इट एक्ट्स एज, इसका हमें फायदा क्या है, वाटर की हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का हमें क्या फायदा है स्टूडेंट्स, इट एक्ट्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सडन थर्मल चेंजेस। आपने कभी सुना है या एड्स में देखा हो कि लाइक दुबई और यूएई, वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो वो एड्स में बाजू का दिखा रहे होते हैं कि इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, 50 प्लस वहाँ पर टेम्परेचर होता है, तो वो अंडे को तोड़ते हैं तो वो सड़क पर फेंकते हैं तो फ्राई हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, मतलब तो प्रोटीन इज गोइंग टू बी नेचर सॉलिडिफाइड। तो ये स्टूडेंट सोचें कि जैसे कि हमारी स्किन, दैट इज प्रोटीन, दैट इज आवर स्किन इज प्रोटीन, तो हम जैसे ही अपने कमरे से जहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हम यहाँ से बाहर सख्त गर्मी में धूप में जाए जहाँ पर 48 या 50 के करीब टेम्परेचर हो, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये आपकी स्किन फ्राई हो जाए? ऐसा नहीं होता, बिकॉज द स्किन इज मेड ऑफ द सेल्स एंड दिस सेल्स हैव गॉट वाटर। तो ये वाटर क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर देता है, और जो सडन थर्मल चेंजेस आने वाली होती हैं उस हीट की वजह से उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? इसी तरह से हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द कैलोरीज एब्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ वाटर टू बी वेपोराइज्ड, यानी 1 ग्राम पानी को या 1 ग्राम फ्लूइड किसी भी लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए जितनी वो कैलोरीज एब्सॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो हियर वी आर कंसर्न विद वाटर, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन है दैट इज 574 किलो कैलोरीज। रिमेंबर, किलो कैलोरीज पर केजी। 1 केजी वाटर को मुकम्मल तौर पर इवेपोरेट करने के लिए, वेपोराइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 574 किलो कैलोरीज। किलो मींस मल्टीप्लाई बाय 1000। इफ यू आर आस्क्ड इन द कैलोरीज, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द बेनिफिट? एक तो ये रेगुलेट करती है जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, जब भी जैसे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी प्लस हीट, तो उसकी रेगुलेशन में ये हेल्प करती है। प्लस इट गिव्स अस द कूलिंग इफेक्ट। ये बहुत अहम चीज़, बहुत ही मजे की चीज़, कूलिंग इफेक्ट। आपको पता है कैसे आता है? तो प्लांट्स में जब कूलिंग इफेक्ट आता है बाय ट्रांसपायरेशन, वो अपनी जनरल सर्फेस से वाटर को जब लॉस कर रहे होते हैं, और एनिमल्स जब वाटर को लॉस करते हैं उसको एवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज परस्पायरेशन, या जिसको हम सादा लफ्ज़ों में स्वेटिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, लेट्स सपोज कि जैसे मुझे गर्मी लगी, तो गर्मी लगती है सबसे पहले क्या आता है? पसीना आता है। जैसे लेट्स सपोज मेरे माथे पे पसीना आ गया गर्मी की वजह से, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स, स्वेट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर, तो यहाँ पर पसीना आ गया। अब इस एरिया में जो वाटर मॉलिक्यूल्स पा रहे हैं वो इस एरिया की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, दे स्टार्ट गेटिंग एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे या वो वेपोराइज हो जाएंगे। जैसे वो वेपोराइज होंगे, क्योंकि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो वेपोराइज हुए, इवेपोरेट हुए, तो इस एरिया से वो हीट की जो उनसे वो यानी कि कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से हमें क्या फील होता है? कूलिंग इफेक्ट। इस तरह से प्लांट्स को। और ये एक चीज़ याद रखनी है, इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। एक लिक्विड में से, यानी पानी, 1 लीटर पानी में से 1000 ml में से सिर्फ 2 ml जब पानी इवेपोरेट होता है, तो रिमेनिंग 998 जो 998 ml 998 ml जो वाटर बच जाता है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो हो जाता है। क्लियर?
एक और प्रॉपर्टी है वाटर की, दैट इज कोहेशन। कोहेशन आमतौर पर एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान हुआ करती है। तो यहां पर वाटर की बात करेंगे, सो इट इज द अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच द वाटर फ्लोज। याद रखिएगा, कोहेशन की वजह से ही वाटर फ्लो करता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यू नो दैट। उसके अलावा एडहेशन, एडहेशन कहते हैं द अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट और डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर वाटर की बात करें तो अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद द पोलर सर्फेसिस लाइक जाइलम, लाइक द जाइलम। जाइलम या जो कंटेनर होता है, तो वहां पर उसके साथ वो जो स्टिक कर जाना होता है, दैट इज कॉल्ड एज एडहेशन। दैट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। इसी की वजह से जाइलम के अंदर वाटर जो फ्लो कर रहा होता है, क्लियर, या किसी कंटेनर के अंदर, लाइक इन आवर ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। तो जहां तक डेंसिटी की बात है, डेंसिटी डियर स्टूडेंट्स आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वाटर जो वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ये लिक्विड स्टेट, नेचुरल जो उसकी फेज है दैट इज लिक्विड, ये पानी है, ठीक है। जो वाटर इट इज लिक्विड, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, और वेपर्स की फेज में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जो आइस है ये सॉलिड फॉर्म है, और सॉलिड जो आइस है ये वाहिद ऐसा सॉलिड है किसी लिक्विड का जो कि उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। आमतौर पर सॉलिड्स होते हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं। आपने पढ़ा है ना कि सॉलिड्स के दरमियान जो एटॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और एटम्स ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं एज कम्पेयर टू द लिक्विड्स। ये वाहिद ऐसा यानी सॉलिड है वाटर, यानी आइस, जिसमें जो कि डेंसिटी कम हो जाने की वजह से वो फ्लोट करता है अपनी लिक्विड स्टेट के ऊपर, ठीक है। रीजन डेंसिटी कम। डेंसिटी कम क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा था कि उसमें ये वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वो दे गेट पैक्ड, ठीक है। इस तरह से उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और याद रखिएगा कि आइस के अंदर दे शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग द वाटर मॉलिक्यूल, देयर इज मैक्सिमम। जो लिक्विड फॉर्म में है, यानी जब पानी की शक्ल में होता है वाटर, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन वो बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है। लेकिन जब आइस की शक्ल में होता है तो तब सॉलिड बॉन्ड्स बनते हैं और मैक्सिमम बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से दरमियान स्पेसेस बच जाती हैं। इसलिए तो जब पानी रखते हो फ्रीजर में तो वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता है, लेकिन जब बर्फ जमती है वो थोड़ा सा सर्फेस उभरा हुआ आता है, सो इट बिकम्स अ जायंट लेटस लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसका फ़ायदा, जब ये आइस की लेयर्स बनती हैं वहाँ पर पानी के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर, सो इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। तो उसके नीचे जो मौजूद जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, क्लियर, ताकि मजीद जो कोल्ड है वो नीचे ना जा सके। एंड प्रोटेक्शन एक फंक्शन अब तो एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट किसे कहते हैं? ऐसा एजेंट, ऐसा रीएजेंट जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। तो वाटर जब लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है तो ये बचाता है हमें बहुत सारे डैमेजेस से। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन, तो उससे बचाता है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव लुब्रिकेंट है, फ्रिक्शन रगड़ लगने से जो डैमेज होता है, ठीक है। या फिर लाइक यहाँ पर इसकी एग्जांपल, ये हमारी द बेस्ट एग्जांपल इज इन द आई बॉल्स। तो ये आईलिड्स, हम 1 मिनट में तकरीबन 10 से 20 दफ़ा एक नॉर्मल इंसान वेरिंग फ्रीक्वेंसी के साथ वो पलक झपकता है, ठीक है। तो जब पलक झपकता है, हम आईज को ब्लिंक करते हैं, तो इट द आईलिड्स दे गेट रब ऑन द आई बॉल, वो आई बॉल के ऊपर ऐसे रब करते हैं। ये भी सॉलिड, वो भी सॉलिड। तो सॉलिड जब रब होता है तो उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो ये तो बहुत डेलिकेट इशू है, तो ये खराब हो सकता है। इसी की वजह से तो हमारी सारी ज़िंदगी की रंगीनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने किस तरह से बचाया हुआ है इसको कि टीयर, यहाँ पर जो अपर आईलिड है या आईलिड्स होते हैं, यहाँ पर टीयर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। टीयर ग्लैंड मुसलसल टीयर्स को सेक्रेट कर रहे होते हैं, और टीयर्स में मेन कंपोजिशन किसकी है? वाटर की। तो वो यहाँ पर वाटर जो है वो इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। तो हम जब भी पलक झपकते हैं, हमें तो हमें कभी फील नहीं हुआ, कभी फ्रिक्शन या दिक्कत जो है वो महसूस नहीं हुई। इसी तरह से ब्रेन के अंदर CSF, ठीक है, जो मेनिंजेस है, ब्रेन के ऊपर मेनिंजेस, 3 मेनिंजेस, पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो वहाँ पर CSF है जो कि ऊपर हार्ड स्कल है, नीचे सॉफ्ट ब्रेन है, ऊपर मेनिंजेस, मेनिंजेस के दरमियान में CSF। तो जब भी हम जॉल्ट करते हैं, जंप करते हैं, बम्प करते हैं, तो ये जो हमारा ब्रेन है ये ऊपर स्कल को टच करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा हो तो वो तो फट जाएगा, बहुत डेलिकेट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मौजूद मेनिंजेस के दरमियान में मौजूद CSF वो कशन का काम करता है, ठीक है, वो तकिए का काम करता है, वो उसको सॉफ्ट लैंडिंग देता है। इसी तरह से एमनियोटिक फ्लूइड, माँ के पेट में बच्चा, ठीक है, माँ ने अब काम करना है, सीढ़ियाँ भी चढ़नी है, बर्तन भी धोने हैं, सफाई भी करनी है, इधर उधर जाना भी है। सो उस दौरान जो उसके पेट में बच्चा है वो ऐसे मूव करेगा, तो ऊपर है ये वो बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ये हार्ड स्ट्रक्चर है, तो उसमें डैमेज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। The reason is the baby is enclosed in a sac which is called as amniotic sac, और उस amniotic sac के अंदर क्या होता है? amniotic fluid, which again consists of a lot of water, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। Students, now the most abundant compound in the cell is, तो dear students आपने फोकस करना है स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब मेरे पास ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, ऑप्शंस भी इनके पास एक जैसी हैं, तो इट नीड्स योर कंसंट्रेशन। द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द सेल, आपको याद होगा मैंने मार्क करवाया था, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, क्लियर, इसके साथ कुछ भी मेंशन नहीं है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हमने पढ़ा था वो लास्ट में टेबल के अंदर, दैट इज ये डियर स्टूडेंट्स, क्या लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या फिर वाटर। सो व्हाट्स योर आंसर? यस,
So let's we take about the example of like mammalian cell. तो lipids कितने थे वहाँ पर? 3%. And carbohydrates 4%. Proteins 18%. Water 70%. So dear students, the most abundant is water. Clear? And the most abundant organic compound in the cell. Organic कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होती है, ठीक है? तो most organic, अब इसी को हम नीचे लेके आएंगे तो ये 70% है, ये 18% है, ये हमारे पास 4% है और ये 3%. क्लियर? तो इसमें ऑर्गेनिक कौन कौन से हैं? तो क्या ये वाटर ऑर्गेनिक है? नो. अब आज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन ये बच के हमारे पास ऑर्गेनिक. तो इनमें सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज है? द मोस्ट अबंडेंट अमंग द ऑर्गेनिक वन इज डेफिनेटली द प्रोटीन्स. इज दैट क्लियर? अब आइए एक और एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं. द वाटर प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स. तो मेम्ब्रेन्स की इंटेग्रिटी किस वजह से होती है? तो याद होगा आपको नॉन पोलर में बताया था. और वहाँ पर एक और चीज़, क्या वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से है, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, या वो कोहेशन की वजह से है? तो इन तीनों में से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस नहीं किया. द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन वाटर की वो प्रॉपर्टी है जब भी वाटर के ऊपर किसी जो हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंस को फेंका जाता है तो वो वाटर की वजह से क्या करता है, वो उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे होकर एक जगह पे आ जाते हैं. ठीक है? जब भी वाटर के ऊपर किसी नॉन पोलर सब्सटेंस को फेंका जाता है तो वो अलग-अलग नहीं रहते बल्कि वो इकट्ठे होकर आ जाते हैं. इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. और यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दैट हेल्प्स, जैसे कि फैट्स है, पानी के ऊपर आप जब लिपिड्स को या कुछ चर्बी या ऑयल फेंकें तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, जिसकी वजह से ये जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है. सो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. नाउ वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है किसकी वजह से? क्या अपनी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से, या वो फिर अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, या फिर वो कोहेशन की वजह से, या फिर हाई पोलैरिटी की वजह से. यस डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने कहा था ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस. चूंकि मोस्ट ऑफ द पोलर सब्सटेंसेस इसके अंदर हल हो जाते हैं, इस वजह से इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं. क्लियर? सो इट इज ड्यू टू इट्स हाई पोलैरिटी. क्लियर? नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बोन सेल्स? ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बोन सेल्स. बोन हार्ड है, हार्ड स्ट्रक्चर, तो डेफिनेट सी बात है उसमें परसेंटेज कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए. सो 20% दैट इज द आंसर. ठीक है, 90% आपने पढ़ा था उसमें प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में 65% वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, 85% ब्रेन के अंदर. सो दैट इज द आयनिक सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. जब आयनिक सब्सटेंसेस को वाटर पोलर किया गया, हमने दो कंपोजिशन की थी, आयनिक एंड नॉन आयनिक. तो आयनिक की बात हो रही है. व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डैश इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस. तो क्या करते थे? वो डिस्पर्स करते हैं, या वो कोहेर करते हैं, या वो एडहेर करते हैं, कि या डिसोसिएट करते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट. सो दे डिसोसिएट. डिसोसिएट का मतलब होता है सेपरेट हो जाना. दे सेपरेट इनटू डिसोसिएट इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, लाइक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो उसमें सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. सो एट 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 degrees Celsius, the concentration of hydrogen and hydroxyl ions in pure water is about 10 to the power -7. ये तो हमने पढ़ा था. That's it. That's इसमें कोई हमारे पास ऑप्शन मतलब कि गलती की गुंजाइश ही नहीं है. 10 to the power 7 तो है, लेकिन आगे देखें यहाँ पर उन्होंने यूनिट्स को तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया. मोल्स पर ml, ग्राम पर लीटर, और 10 to the power -9 मोल्स पर लीटर, या फिर 10 to the power -7 मोल्स पर लीटर. So definitely the value is 10 to the power -7 moles per liter. Clear? It is not mole per ml, gram per liter, or 10 to the power -9 तो वैसे भी नहीं है. It's 10 to the power -7 at equilibrium. Now another MCQ is there. For vaporization of 2 grams of water, dash calories are required. So dear students, क्या ख्याल है आपका, क्या होना चाहिए? 574? Yes, 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 you are right. 574 K? Yes, you are also right. तो dear students, जरा गौर करें. This is not right. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 ग्राम. आमतौर पर हमारी नज़रों से जब गुजरता है कि ग्राम ऑफ वाटर और कैलोरीज वेपोराइजेशन की बात हुई तो बाज़ औक़ात तो अंधे होकर यहीं से निकल जाते हैं. ठीक है, मतलब ब्लाइंडली हम इसको बगैर आगे पढ़े क्या करेंगे, टिक कर देंगे. तो वो जो बहुत जल्दी में होंगे वो उनको फिगर याद होगा 574, और जो थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे उनको याद होगा नहीं ये कैलोरीज नहीं थी, ये किलो कैलोरीज थी, वो इस पर फंसेंगे. लेकिन ये नहीं पढ़ा कि यहाँ पर 2 की पूछी गई है. ये 574 किलो कैलोरीज 1 ग्राम की है. तो यहाँ पर 2 ग्राम का पूछा गया, तो 2 ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा, इसका डबल. सो दैट इज 1148 किलो कैलोरीज. दैट इज आंसर. क्लियर? तो इस पे फोकस करना स्टेटमेंट पर. जिसने स्टेटमेंट नहीं सही तरह से पढ़ी, सो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू टू चूज द ऑप्शंस. ऑल डाइजेशन रिएक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ. तो जितने भी डाइजेशन रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जा रहा है, प्रोटीन्स को तोड़ा जा रहा है, लिपिड्स को तोड़ा जा रहा है, तो वो किस चीज़ की एग्जांपल है? आर हाइड्रोलिसिस एंड एनाबॉलिज्म. नाउ कंडेंसेशन एंड एनाबॉलिज्म. तो कंडेंसेशन तो हो ही नहीं रही. कंडेंसेशन एंड कैटाबॉलिज्म. तो कंडेंसेशन और कैटाबॉलिज्म इकट्ठे नहीं हो रहे. सो हाइड्रोलिसिस एंड कैटाबॉलिज्म दोनों का मतलब ब्रेकडाउन है. कैटाबॉलिज्म भी ब्रेकडाउन, हाइड्रोलिसिस भी ब्रेकडाउन. तो आपको पता है कि जितने भी डाइजेशन रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑल ऑफ देम दे आर हाइड्रोलिसिस एंड
the catabolic